वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं गति यानी कि मोशन। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो जाके चैनल पर विजिट करके देख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला है गति। ठीक है, इसमें लिखा है गति सदा सापेक्ष होती है। आप सोचिए गति क्या होती है, नॉर्मल आप सोचिए। इसमें लिखा है सापेक्ष होती है। यार गति वो होती है जिसमें एक डिस्टेंस होता है और कितना टाइम लिया है वही गति होती है। आप किसी भी डिस्टेंस, किसी भी दूरी को कितने टाइम में ट्रैवल करते हो वही गति होती है आपकी। इसी अकॉर्डिंग गति मापी जाती है। ठीक है, तो गति सदा क्या होती है, सापेक्ष होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ सापेक्ष बोला है। सापेक्ष मतलब क्या होता है, रिलेटिव। सापेक्ष मतलब क्या होता है, रिलेटिव। क्या होता है, रिलेटिव। तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, यानी एक के कंपेयर में दूसरा कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, रिलेटिव। तो रिलेटिव होती है गति, सदा कैसी होती है, रिलेटिव होती है। ठीक है, तो अब या हम क्या कह सकते हैं, और गति को हम क्या कह सकते हैं कि गति जो होती है हम कह सकते हैं कोई वस्तु, कोई भी वस्तु है। ठीक है, अब वो समय के सापेक्ष, ये देखो फिर बोल रहा हूँ मैं, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष मतलब टाइम के रिलेटिव। समय के सापेक्ष में जो स्थान परिवर्तन करती है, में क्या करती है, स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन करती है। कितना स्थान परिवर्तन करती है। ठीक है, तो वही तो होती है। ठीक है, जैसे ए पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक गया और वो कैसा होना चाहिए, समय के सापेक्ष होना चाहिए, तो वही गति है। ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गति सदा कैसी होती है दोस्तों, गति सदा सापेक्ष होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्थिर दिखाई दे सकती है, लेकिन वहीं किसी तीसरी वस्तु को गति अवस्था में दिखाई दे सकती है। चलो आप दो को ही कंपेयर कर लो। अगर मैं एक गाड़ी में हूँ, ठीक है, सपोज कर लो ये एक बस है। ठीक है, मैं इस बस में हूँ और मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट से, सपोज लो एक ट्री है। ठीक है, ये ट्री मुझे क्या दिख रहा है, ये ट्री मुझे कैसे दिखेगा। अब ये अगर मोशन में है, ये किस कंडीशन में है, मोशन में है। ये मोशन में है तो इसका मतलब ये गति अवस्था में है। और ये कॉज कैसी, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे ये जो ट्री है ये कैसा दिखाई देगा, कांस्टेंट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, कांस्टेंट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु या तो कांस्टेंट दिखाई दे सकती है या फिर मोशन अवस्था में यानी गति अवस्था में दिखाई दे सकती है। ठीक है, निर्भर करता है कि आप किस पोजीशन में हो। ठीक है, और थोड़ा इसको और देखते हैं। अच्छा एक बात सोचो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बता दूँ। अगर आप सपोज कर लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये सन है हमारा, एंड वी नो दैट जो अर्थ है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई एक आदमी, समझ लो ये। ठीक है, अब ये बताओ ये कांस्टेंट है कि घूम रहा है, यानी ये कांस्टेंट है यानी स्थिर अवस्था में है या फिर ये गति अवस्था में है। बताओ, अगर मैं ही अपने आप को, अभी आप जहाँ बैठे हो सोचो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ सोचो कि आप कांस्टेंट हो या आप स्थिर अवस्था में हो या गति अवस्था में हो। इस एस्पेक्ट में, जो मैं एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ इस एस्पेक्ट में, ठीक है, एस्पेक्ट समझ में आना चाहिए, इस एस्पेक्ट में। तो इस एस्पेक्ट में आप कभी भी कांस्टेंट नहीं हो, क्योंकि आप अर्थ के संग यानी पृथ्वी के संग क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, राउंड पृथ्वी के संग भी तो चक्कर लगा रहे हो, इसलिए आप कांस्टेंट नहीं हो, आप गति अवस्था में हो। इसका मतलब हुआ पृथ्वी अपनी ऑर्बिट पर घूमती है, नहीं घूमती है। इसका मतलब कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ क्या नहीं है बच्चों, इस यूनिवर्स में पूरा ही यूनिवर्स ले लो आप, पूरा ही यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ पूर्णतः है यानी कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझे। अब चलते हैं गति कितने प्रकार की होती है, एक बार इसे और समझ लेते हैं। गति आप मोस्टली 3 प्रकार की पढ़ोगे। ठीक है, पहली होती है आपकी स्थानांतरीय गति। कौन सी होती है, स्थानांतरीय गति, जिसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अगली है घूर्णन गति और लास्ट है आपकी कंपनीय गति। घूर्णन गति मतलब रोटेटरी मोशन और कंपनीय गति को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा दोस्तों स्थानांतरीय गति। कौन सी गति, स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है, कुछ नहीं, सिर्फ सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई वस्तु गति करती है, स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु गति करती है तो उसको कहते हैं हम स्थानांतरीय
गति मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। जैसे सीधी चलती हुई कार, सीधी चलती हुई बस, कोई व्यक्ति, ठीक है, जो स्ट्रेट जा रहा हो, ठीक है, कंप्लीट। ये आप, इसमें कुछ नहीं है इसमें ऐसा। अगला है घूर्णन गति, ये है रोटेटरी मोशन। जब कोई वस्तु किसी पिंड के परितः, परितः मतलब चारों ओर, ठीक है, घूमता है तो उसे क्या कहते हैं हम? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। इट मीन्स रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मली कोई भी पिंड हो, आप सपोज कर लो, सॉरी, आप ये ले लो, कोई भी पिंड हो, ठीक है, कोई भी पिंड या कोई भी ले लो, अर्थ ले लो, एक अर्थ ले लो, मून ले लो, कुछ भी कोई पिंड ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो। चलो मैं ये ले लेता हूँ, ये अब कोई पिंड, ये मून जो है इस अर्थ के, ये मून है हमारा, ये मून ले लिया और ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। अब ये जो गति कर रहा है, ये जो गति है, ये गति हमारी कह जाएगी रोटेटरी मोशन। क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन यानी घूर्णन गति, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी पिंड के परितः घूमता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, ठीक है, एक बात याद रखना, ये हमारी जो अर्थ है और ये मून है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये दोनों जो हैं, ये मून जो है इसके ऑर्बिट में कैसे बना हुआ है, सोचो। ये अर्थ के ही क्यों चक्कर लगा रहा है, सोचो, ये अर्थ के क्यों चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे बाहर क्यों नहीं जा रहा है इसके, ये ऐसे घूमता ब्रह्मांड में क्यों नहीं घूम, बाहर क्यों, जितने भी, अब ये अर्थ है, ये भी तो सूरज का चक्कर लगा रही है, ऐसे ये मून जो है ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर क्यों नहीं जा पा रहा। तो आप ये कहोगे सर इसमें अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस मून को इसकी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अगर सिर्फ यही होता, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता तो मून तो इसमें समझ आता, यानी अर्थ और मून की क्या हो जाती, टक्कर हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कहोगे सर इसमें भी तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी तो इसे खींच रहा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, यानी इसका और इसका दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसे पॉइंट पर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इसलिए ये इसके चारों ओर क्या करता है, घूमने लगता है, चक्कर लगा लेता है। चलो और बताता हूँ इसको, देखो और क्या समझ पाओगे। ये हमारा अर्थ और ये, ठीक है, ये हमारा मून। अब इस मून को आपको करना क्या है, देखो ये काम कैसे करेगा। एक एक्सेलरेशन जो होगी, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जो होगी, एक्सेलरेशन अंदर की ओर काम करेगी और इस मून में जो वेलोसिटी होगी, इस मून की जो वेलोसिटी होगी ये v, ये बाहर की ओर काम करेगी। ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन मानी त्वरण, एक्सेलरेशन माने त्वरण जो होगी, हिंदी वाले देख लें, जो त्वरण जो होगी वो अंदर की ओर काम करेगी और जो v होगी यानी वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट या वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल या कोई भी हो, वेलोसिटी ऑफ द मून, ये बाहर की ओर से खींचेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अंदर और ये बाहर। तो इस कंडीशन में देखो हर बार यही कंडीशन होगी, देखो ये अंदर की ओर खींचेगी और इसकी वेलोसिटी इसे बाहर की ओर ले जाएगी, ठीक है। इसलिए कोई भी प्लानेट या कोई भी ग्रह या कोई भी सैटेलाइट किसी भी प्लानेट के इस चारों ओर घूमता है, या इसी तरह अर्थ भी सूरज के चारों ओर घूमता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है, एक मिनट रुकना दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्या है, कंपनीय गति, वाइब्रेटरी मोशन ले लेते हैं। तो दोस्तों वाइब्रेटरी मोशन नॉर्मली क्या होता है, आप कहोगे सर कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करती है, क्या करती है, वाइब्रेट जो करती है, कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करती है तो उसमें कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेट, ठीक है। कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है। अब वाइब्रेट कैसे करती हैं, कुछ चीज़ें वाइब्रेट कैसे करती हैं, सोचो। जब कोई पिंड या वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसे कंपनीय गति कहते हैं। ये तो रही परिभाषा। अब इसे समझते हैं, वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है। ये सपोज कर लो, ये एक सिंपल, ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है। एक बात बताओ, ये जो पेंडुलम की गति जो होती है, बताना कैसी गति है। तो हमेशा याद रखना, पेंडुलम की जो गति होती है, यानी पेंडुलम की जो गति होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, ठीक है। पेंडुलम जो होता है हमारा, तो पेंडुलम की गति कैसी होगी, वाइब्रेटरी मोशन में होगी, ठीक है। समझिए ना, इधर उधर ये ऐसे और ये ऐसे गति करता रहता है, ठीक है। तो समझ गए वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, यानी जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसे कंपनीय गति कहते हैं,
ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं और आगे। पेंडुलम वाला तो आप समझ गए, थोड़ा इसको छोटा कर दो। कंपनियां गति भी क्लियर, आगे चलते हैं। यानी आपकी तीनों क्लियर हो गई, ठीक है। तो गति आई होप आपकी क्लियर होंगी। आगे चलते हैं अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पे चलते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि चैप्टर है इसलिए और दोबारा बता रहा हूँ। अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण, केवल और केवल मास होता है, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, केवल और केवल क्या होता है, मास। अब सोचो बच्चों, मास क्या होता है, बताओ मास क्या होता है। तो आप कहोगे मास क्या है, कोई बता सकता है मास क्या है? सोचो मास क्या हुआ। मास एक होता है मास और एक होता है बच्चों, एक होता है मास और एक होता है वेट, होता है नहीं होता है, मास और वेट। बताओ ये क्या है और ये क्या है, तो क्या बोलोगे आप? सोचो, सोच लिया? तो आप तो यही तो बोलोगे, जो मास होता है सर, मास का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु में जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ले लो कोई भी, उस ऑब्जेक्ट में जो है कितना मैटर, याद रखना, कितना मैटर यानी कितना पदार्थ है, कितना पदार्थ कॉन्टेन है उस वस्तु में, कितना पदार्थ है, ठीक है, उसे कहते हैं हम मास, ठीक है, उसे कहते हैं मास। कितना पदार्थ है, कितना मैटर है। अब ये कैसे यार? आपको पता है हर एक चीज़ किससे बनी है? 3 मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, और प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज लेके जाता है। और आपका नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, सबको पता है, ठीक है। ये मूलभूत पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जब हम एक एटम को तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही किसी वस्तु का क्या बनाते हैं, मास बनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट के कहाँ पर होते हैं, केंद्र में होते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो मास, आज समझ लो मास क्या होता है। मास जो होता है किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, और मैटर किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, वो उसका मास होता है, ठीक है। मास मीन समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं आपका वेट। मैंने बताया था ना मास और वेट में क्या अंतर है, नॉर्मल याद रखना। अब एक मास ले लो, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मास है। अब इस मास को कोई भी, वो सपोज कर लो अर्थ पे है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ है। अब अर्थ जो है इसको कितने वेग से, यानी कितनी फोर्स से, सॉरी वेग नहीं, कितनी फोर्स से अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वही होता है उसका वेट। क्या होता है उसका वेट। यानी वेट को क्या कहते हैं दोस्तों, वेट को कहते हैं हम भार। क्या कहते हैं हम, भार, समझ गए। और मास को कहते हैं द्रव्यमान, मास को कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान, समझ गए। द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है, तो समझे। तो वेट क्या होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कोई भी अर्थ, कोई भी प्लानेट किस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, या आप एक्सेलरेशन लगा लो, ठीक है। तो कितनी ओर से अट्रैक्ट कर रहा है वही होता है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वही होता है हमारा क्या होता है हमारा वेट। तभी तो हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का, तभी तो कह देते हैं किसी व्यक्ति का अर्थ पे अगर वेट जो है, W जो है 36 kg है, क्या है 36 kg है, और अगर हम उसे मून पे ले जाएंगे तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 36 इंटू 1/6 इजकल टू 6 किलो, यानी 6 किलो का रह जाएगा। यानी 36 किलो के व्यक्ति को अगर मैं कहाँ ले जाऊँगा, मून पे ले जाऊँगा, तो वो 6 किलो का हो जाएगा। यानी अर्थ का जो, यानी ये ले लो अर्थ और ये ले लो मून, यहाँ लिखो E
और यहाँ लिखो मून, यानी अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो ये है 6:1, यानी किसी भी वस्तु को अर्थ जो है 6 न्यूटन के बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी और ये 1 न्यूटन के बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए किसी भी वस्तु का जो वेट जो होता है अर्थ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए तो 36 किलोग्राम था अर्थ पे और मून पे जाके कितना रह गया, 6 किलोग्राम। समझ गए? तो वेट समझ गए क्या होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों अदिश राशि ही पढ़ा रहा था ना मैं। चलिए अदिश राशि में मैंने थोड़ा आपको डिस्कस किया था। अब अदिश राशियों में मैंने बताया केवल परिमाण होता है, ठीक है, केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, पहले भी पढ़ा दिया मैंने। अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रख लेना। द्रव्यमान यानी मास, मास क्या है, अदिश राशि है, याद रखना। मास स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास को कोई, मास जो होता है अभी मैंने पढ़ाया, बिल्कुल मास पर कोई भी बल नहीं लगता है। मास क्या होता है, उस पदार्थ का अपना मैटर, ठीक है, यही तो बताया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए इस पर कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि इस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, ठीक है। तो मास कैसी है हमारी, एक अदिश राशि है, ठीक है। आगे चलते हैं, चाल। चाल क्या है, चाल भी एक अदिश राशि। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर चाल तो सदिश राशि है, क्योंकि चाल हम चलते हैं तो उसमें डायरेक्शन होता है। भाई चाल में डायरेक्शन होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन यार मुझे एक बात तो बता दे, जब तुम चल रहे हो, चाल ऐसे चल रहे हो, तुम्हें पता है किस डायरेक्शन में, ऐसा भी तो होता है कि डायरेक्शन चेंज करते हुए जाओ, ठीक है। डायरेक्शन चेंज भी तो हो सकती है, यानी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसलिए चाल हमारी क्या है, चाल एक कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आयतन। क्या है, आयतन। तो आयतन में क्या है, आप खुद सोचो, आयतन क्या होता है। आयतन तो नॉर्मल है ना, समझाने की जरूरत नहीं है। कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है उसका, ठीक है, वो आयतन होता है, ठीक है। इसे आयतन तो अदिश राशि है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। आगे बच्चों कार्य क्या है आपका, कार्य मतलब क्या होता है, कार्य मतलब वर्क, ठीक है। कार्य किसी भी दिशा में हो सकता है, कोई दिशा फिक्स नहीं है, तो इसलिए कार्य जो है हमारी कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आगे है टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, आपको ये सब याद रखनी है। ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, नॉर्मली एनर्जी कोई अदिश राशि, नॉर्मली जो ऊर्जा है उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, ठीक है। ऊर्जा में कोई डायरेक्शन होती है कि नहीं होती, नहीं होती है सर जी, ठीक है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कोण, एंगल, ये भी एक अदिश राशि है। आवेश, ठीक है, आवेश का मात्रक मैंने क्या बताया था, कूलाम, ठीक है, तो ये भी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी, ये बताऊंगा थोड़ा। घनत्व पहले भी बताया था मैंने, आपको क्या पता है घनत्व के बारे में, आपको क्या पता है, तो आप तो यही कहोगे ना, किसी भी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ की प्रति इकाई आयतन होता है। किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है, किसी पदार्थ की जो डेंसिटी होती है, इसे डी से डिनोट करते हैं, उस पदार्थ का प्रति इकाई आयतन, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी समझे, यानी जो घनत्व होता है, चलो इसे समझते हैं, इसे याद मत करो, ऐसे समझो। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब आप सपोज सब कर लो, डेंसिटी, अगर मुझे किसी भी जगह की डेंसिटी निकालनी है, घनत्व निकालना है, तो मैं ये देखूंगा उस जगह में, एक रूम में ले लो, उस रूम में कितना मास है और उसका वॉल्यूम कितना है, उस रूम का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ याद रखना, ये जो D है, D यहाँ पे दिखा रहा है, D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यानी वॉल्यूम बढ़ाने पर, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, आप कहोगे सर अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, तो डी आपकी क्या होगी, घटेगी, याद रखना इस बात को, ठीक है। यानी वॉल्यूम बढ़ाने पर डी हमेशा घटेगी, ठीक है, यही होता है आपका घनत्व, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे घनत्व क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, किसी भी पदार्थ की सघनता उसका घनत्व कहलाती है। क्या, किसी भी पदार्थ की सघनता, कितना सघन है, सघन तो आप जानते हो ना, कितना सघन है, ठीक है। अब सघन कैसे होगा यार, ऐसी तो होगा D=m/v, ऐसी तो सघन होगा। किसी भी पदार्थ की सघनता, मैं एक रूम में ज़्यादा मास ला दूँ तो वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा, सॉरी डेंसिटी, अगर मैं मास ज़्यादा लगा दूँ तो वॉल्यूम भी कम होगा, अगर मैं वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है भाई
ये घनत्व हो गया आपका, घनत्व का दाब, प्रेशर, ठीक है। दाब क्या है आपकी, एक अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश। विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ताप, टेम्परेचर, कोई दिशा होती है नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी, डिस्टेंस, अदिश राशि है, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। अब कहेंगे यार यहाँ दूरी तो यार एक सदिश राशि है। दूरी कैसे सदिश राशि है भाई, दूरी, दूरी हम तय कर सकते हैं लेकिन उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं हो सकता ना। डायरेक्शन कैसे फिक्स हो सकता है दूरी में, आप खुद सोचो। मुझे कहीं जाना है, मैं कैसे भी जा सकता हूँ, डायरेक्शन या तो सीधा जाऊँ या टेढ़ा मेढ़ा जाऊँ, कैसे भी जा सकता हूँ। इसलिए दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि। ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें याद रखना, जो कंफ्यूज सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। अब देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, एक बात याद रखना, दूरी में कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। दो तीन चीज़ें, दूरी को सोचते हैं, दूरी यार दूरी एक वो है, सोचते हैं दूरी एक सदिश राशि है, इसमें तो हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और देखो और कहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, चाल में कन्फ्यूज होते हैं। चाल सोचते हैं चाल एक सदिश राशि, यार चाल एक सदिश कभी नहीं हो सकती, चाल एक अदिश राशि है। क्योंकि चाल जब हम चलते हैं तो उसमें दिशा कहाँ फिक्स होती है, चाल तो हम निकालते हैं, ठीक है। चाल में कोई डायरेक्शन होता है क्या, आप सपोज कर लो मोटरसाइकिल का जो एवरेज निकालते हैं आप, एक एकदम नॉर्मल उदाहरण, एकदम नॉर्मल एग्जांपल डेली लाइफ का, नॉर्मल मोटरसाइकिल का एवरेज दिखाते हैं 19 किलोमीटर पर लीटर। पता ना इतना कैसे, रोड पे थोड़ी ना चला के दिखाते हैं, उसे खड़े ही करते हैं स्टैंड पे और वहाँ से रेस देते हैं और 1 घंटा तक चला के 1 लीटर में उससे चला के दिखाते हैं तो 90 किलोमीटर चल जाती है वो, तो 90 कांटा तो दौड़ेगा ना, तो 90 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ऐसे दिखा देते, तो इसमें डायरेक्शन कहाँ है, समझे, ठीक है। चलिए अब समझ गए ना, ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये क्या कंफ्यूज करता है बच्चों को, ये भी तो कंफ्यूज करेगा बच्चों, मास, इसे कहाँ भूल गए, मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है, याद रखना, द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है, लेकिन भार जो है, भार एक सदिश राशि है। अब देखो कितना कन्फ्यूज़न है यार, भार मतलब वेट, कितना कन्फ्यूजन है यार इसमें, ये अदिश कैसे है और ये सदिश कैसे है। तो भार आपका आने वाला है, अभी बताता हूँ मैं, भार आपकी सदिश राशि क्यों है, चलिए बता ही देता हूँ हाथ के हाथ, फिर बाद में कौन बताएगा। तो भार क्या होता है, भार मैंने बोला भार एक सदिश राशि है, भार एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो भार एक सदिश राशि है, इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि मैंने बताया था किसी भी पदार्थ के मास को कितने न्यूटन के फोर्स से कोई भी प्लानेट अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वही तो वेट होता है। देखो कितनी इजी लैंग्वेज है, इसे याद मत करना, याद कर लोगे तो यार त्वरण प्रति त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के माध्यम से किसी भी पदार्थ के मास, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को कोई भी पिंड अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, मास। इतना लंबा मत याद करो, सीधा सीधा याद करो। मास जो होता है, क्या होता है, कोई भी प्लानेट किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को किस फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करे या अट्रैक्ट करे, उसे कहते हैं हम वेट, ठीक है। वेट, ये सारा मिला के, ये सब कुछ मिला के वेट होता है। अब देखो क्योंकि अर्थ अपनी ओर किसी ऑब्जेक्ट को आकर्षित कर रही है, अब टेढ़ी मेढ़ी तो आकर्षित कर ही नहीं, इधर उधर तो आकर्षित करेगी नहीं, अट्रैक्ट करे एक सीधी रेखा में ही तो आकर्षित करेगी। इसका मतलब इसमें एक डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं, फिक्स डायरेक्शन। इसलिए मास, इसलिए जो हमारा वेट है वो एक सदिश राशि है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग, आप एक्सप्लेनेशन भी समझ लो कि भार जो है सदिश राशि क्यों है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं भार हो गया आपका, इतना तो समझ में आया होगा। भार क्या होता है, F बराबर हम कैसे निकालते हैं, F बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए नहीं होता, F बराबर एम ए, ठीक है। ऐसे फोर्स जो लगता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। तो यही होता है हमारा फोर्स। इस फोर्स का न्यूटन, इस फोर्स से जो है किसी भी वस्तु पर क्या लगता है, सॉरी दोस्तों, किसी वस्तु पर कोई बल लगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा बच्चों, कहाँ तक हो गया, बताइए 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 कहाँ तक हो गया। यानी हमारा कंप्लीट हो गया है, सदिश राशि में हम चल रहे थे। भार मैंने अलग से बता दिया, सदिश राशि बताने वाला था मैं। तो सदिश राशि में आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है सदिश राशि में कि सदिश राशि क्या होती है। तो सबको पहले पता है ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। मैंने पहले भी बताया है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें मास के साथ, परिमाण के साथ डायरेक्शन भी होता है। कैसा होता है? डायरेक्शन, भार के साथ डायरेक्शन भी होता है, सॉरी, भार के साथ डायरेक्शन। तो मैं बता रहा था आपको क्या, सदिश राशि के बारे में। क्या बता रहा था आपको? सदिश राशि के बारे में। तो चलिए और थोड़ा पढ़ लेते हैं सदिश राशि के बारे में। तो सदिश राशि में हमने क्या पढ़ा है कि सदिश राशि क्या होती है। तो नॉर्मली आप सोचिए सदिश राशि क्या होती है। आपने पढ़ा है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण, जिनमें क्या होता है? परिमाण। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें क्या होता है? परिमाण के साथ, इनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा भी होती है। यही तो होता है, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, उन्हें कहते हैं हम सदिश राशियाँ, ठीक है। तो अब कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। डायरेक्शन होनी चाहिए, वेग। अभी आपने पढ़ा था चाल। अभी आप पढ़ के गए हो चाल। अब आप समझ गए चाल और वेग में क्या डिफरेंस है। अभी आप पढ़ के गए हो चाल और अब देख रहे हो वेग। चाल आपकी है अदिश राशि। चाल कैसी राशि है आपकी? अदिश राशि। और वेग है आपकी कैसी राशि? सदिश राशि। देखे, अब वेग और चाल में क्या डिफरेंस है यार। वेग यानी वेलोसिटी, वेग मतलब समझ लो अब इसे, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। वेग को सदिश अदिश में कंफ्यूज हो जाओगे। वेग मतलब होता है वेलोसिटी, वेग मतलब वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है? वेग मतलब क्या होता है? वेग बच्चों ये होता है कि वेग में ना एक निश्चित दिशा होती है। वेग में क्या होता है? एक निश्चित दिशा होती है। अगर मैं इसे थोड़ा डिस्क्राइब करूँ तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, यार विस्थापन की दर को, या डिस्प्लेसमेंट की रेट को, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दर को, ठीक है, विस्थापन की दर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन की दर को। अब जहाँ विस्थापन आ जाए, कौन सा वर्ड आया है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो भाई जहाँ पे भी आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे जाए ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वर्ड दिखाई दे जाए, हमेशा याद रखना सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। क्यों? विस्थापन में हमेशा दिशा होती है। क्या होती है? दिशा होती है, याद रखना, ठीक है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा वेग के, वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूँ। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन में, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में उस वस्तु द्वारा प्रति सेकंड उस वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी, देख रहे हो, एक डिफिनाइट डायरेक्शन में अगर कोई वस्तु एक दूरी तय करे, और चाल में कोई डायरेक्शन नहीं थी ना, इसमें तो बोल रहा है, इसमें एक डिफिनाइट डायरेक्शन है और चाल में कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, इसलिए चाल एक अदिश राशि थी और वेग हमारी क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। यहाँ तक समझे? चलिए चलते हैं और बताऊँ कुछ बच्चों आपको इसके बारे में। वेग तो फॉर्मूला तो वही होगा ना, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा? विस्थापन बट्टे समय, यानी s अपॉन t, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी निकाल लेना, विस्थापन बट्टे समय, ऐसे वेलोसिटी निकाल लेना आप, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। ये आप वेग समझ गए, अब आगे चलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है हमारी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमारी हमेशा ऑलवेज और ऑलवेज कैसी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी? विस्थापन जो है हमेशा कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे चलते हैं, विस्थापन में नीचे बताऊंगा आपको। बल यानी फोर्स, बल लगाने पर कोई दिशा होती है, फोर्स एक दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन में लगाया जाता है ना। फोर्स जो लगाया जाता है एक निश्चित डायरेक्शन में लगाया जाता है, इसलिए फोर्स जो है हमारी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक है। बल की एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, आपने इतना तो पढ़ा है ना। चलिए, इसलिए फोर्स एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल भी हो गया। त्वरण, एक्सेलरेशन, आपको पता है ना, पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को, या हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ देखो यहाँ क्या वर्ड आया है? वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है। अब यहाँ वेग परिवर्तन आ, वेग कैसी राशि? सदिश राशि। तो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? एक्सेलरेशन भी तो सदिश राशि होगी, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं?
भाई वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब है भार, मैंने अभी आपको सब डेफिनाइट कर दिया, भार एक सदिश राशि क्यों है इसी वीडियो में बताया, आप देखिए। अब भार एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक एरिया जो होता है, बल आघूर्ण टो, जिसको टो बोलते हैं, कैसी राशि है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण की तीव्रता, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता, ये आपको मेमोराइज करनी है। सारी की सारी राशि कैसी हैं, सदिश राशि हैं। एक क्वेश्चन आता है अदिश और सदिश में से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में विस्थापन है आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, विस्थापन। और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको क्या बताऊं, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, कैसी दूरी को, न्यूनतम दूरी, यानी मिनिमम दूरी को, न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी वस्तु की कोई प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है, ये प्रारंभिक दूरी को A और अंतिम दूरी को आप B मान लो। यहाँ से ये कर लो, ये कर लो, मैं कहूँ यहाँ आपका 12 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर के सेगमेंट हैं ये भी, तो कितना विस्थापन हुआ, 12 किलोमीटर, यहाँ 12 किलोमीटर और यहाँ 12 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल हो गया, सोचिए कितना विस्थापन हुआ। दोबारा से फिगर बनाओ, मैंने एक फिगर दिया, ए पॉइंट, यहाँ पे एक वस्तु ए है और यहाँ पर बी है, सेगमेंट बना लिए 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर है, कितनी किलोमीटर, 12, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 12 किलोमीटर। अब कितना विस्थापन कर गई, 12 12 24 12 या 36 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। आगे क्या कह रहा है सुनिए, आगे है हमारा, हमेशा याद रखिए यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल सदिश राशि है, क्योंकि चली गई दूरी में परिमाण होता है। जब आप सपोज कर लो दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। मैंने आपको दूरी बताया था, दूरी एक कैसी है, दूरी एक अदिश राशि है। अब दूरी में तो केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। इसलिए क्या है, सदिश राशि है। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, विस्थापन क्या हो सकता है, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, V फॉर पॉजिटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव, या फिर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0। अब कहोगे सर इसे प्रूव करके दिखाओ, विस्थापन धनात्मक होता है ये तो हमें पता है, ऋणात्मक कैसे होगा। तो देखो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है, आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने अगर पढ़ा होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम ये देखते हैं, यार ये वीडियो बार बार आज पता नहीं क्या हो जा रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा वेट करना यार, सॉरी दोस्तों, आज पता नहीं यार क्या हो रहा है, बहुत दिमाग ख़राब हो गया आज। चलिए देखते हैं, आपने डिस्टेंस हमें बता रहा था कि जो विस्थापन है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक कैसे होता है ये देख लेते हैं, धनात्मक कैसे होगा ये देखो। मैं बोलूँ कि सपोज कर लो बच्चों, ये एक रेखा बनाओ, पहले एक रेखा खींचो, ये एक, आज के लिए सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ये एक रेखा है, आपने पढ़ा है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये इधर ले लो वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लो। आपको पता है यहाँ सब प्लस में होते हैं, यहाँ वैल्यूज़ प्लस में होती हैं और यहाँ वैल्यूज़ माइनस में होती हैं, ठीक है। लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ प्लस में, तो प्लस में यहाँ प्लस में वैल्यूज़ होती हैं, इधर प्लस में वैल्यूज़ होती हैं और इधर होती हैं नेगेटिव, इधर नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो एक बार बताओ, एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ए से, हाँ ओरिजिन है ओ मान लो, ओरिजिन इसका ओ मान लो, ए से ओ से ए गया, फिर बी गया, फिर सी गया और फिर वो यहाँ ओ पर वापस लौट के आ गया, ठीक है। अब पहले स्टार्टिंग लेते हैं, विस्थापन धनात्मक ले लो, चलो एक एक करके करता हूँ। धनात्मक कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो वही 12 किलोमीटर मान लो, 12 12 और 12, तो हो गया 12 यहाँ से गया, 12 12 दूनी 24, 12 दिया 36, टोटल 36 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया वो, 36 किलोमीटर। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, हुआ कि नहीं, पॉजिटिव, विस्थापन धनात्मक, क्लियर। अब उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने दोबारा जो है 12 किलोमीटर चलने के बाद फिर दोबारा बी पर आया,
बी से ए आया और फिर 0 और फिर ओ ओरिजिन पॉइंट पे आ गया। अब बताओ अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि उसका तो विस्थापन तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। जहाँ से वो चला था दूरी उसने कितनी ट्रैवल कर ली यार? दूरी तो उसने 36 + 36 इक्वल टू 72 किलोमीटर। डिस्टेंस तो उसने 72 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जहाँ से चला था वहाँ दोबारा लौट के आ गया दोस्तों। ठीक है, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो इस कंडीशन में दोस्तों डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 समझ गए, यानी दो चीज़ क्लियर हो गई, शून्य और धनात्मक। अब चलते हैं ऋणात्मक को और समझते हैं। तो दोबारा से वही टाइम वो बनाओ, ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट बनाओ, एक 0 ये ऑरिजिन पॉइंट है। एक व्यक्ति यहाँ से मैंने बताया था ए बी और सी पॉइंट तक पहुँचा था और 12 किलोमीटर क्या था इनका डिस्टेंस इसमें बीच में। अब एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट से सी बिंदु तक गया और सी से दोबारा लौट के आ गया था। इतना ही तो पढ़ा था हमने, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था। अब उसने क्या किया, दोबारा जा ऑरिजिन पॉइंट से वो किस बिंदु पर गया? डी बिंदु पर गया। किस बिंदु पर गया? डी कोई एक बिंदु है, डी बिंदु पर गया। और यहाँ जो है वैल्यू जो होती है नेगेटिव में होती है, इधर पॉजिटिव में होती है। तो अब ये देखो यहाँ तो अब इधर आएगा, वो वाई अक्ष की तरफ आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट। अब वहाँ की दूरी 12 किलोमीटर मान लो, तो -12 किलोमीटर, -12 किलोमीटर वो क्या हो गया? उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक से पहले आज ये पता नहीं क्या है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आप थोड़ा समझ जाना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो यार, इसने आज ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है बच्चों। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये तीनों क्लियर होगी। चाल चलते हैं, चाल देखते हैं बच्चों। चाल तो बड़ा ही इजी टॉपिक है, 2 टॉपिक रह गए हैं बस। चाल ये देखो, ये है आज, पता नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, आज इसमें पता नहीं क्या हो रहा है यार। आज अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आज ही इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, स्मूथली वीडियो बन जा रहे थे। आज ही प्रॉब्लम है जी सारी। अब देखते हैं बच्चों चाल क्या है यार। चाल जल्दी जल्दी समझ लो। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। सबको पता है दूरी बट्टे समय, इसमें कुछ नहीं। इसमें मुझे पढ़ाना क्या है आपको? गाड़ी की जो चाल होती है, चलती गाड़ी की चाल, स्पीडोमीटर नामक उपकरण से मापी जाती है। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और चाल हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और हमेशा विस्थापन कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, लेकिन चाल हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, याद रखना। किसी वस्तु का वेग धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट देखो, 3 चीज़ें हैं। वेग जो है पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चाल जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, सब समझा दिया मैंने। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, आपको अपना भविष्य बनाना है। आप कैसे याद करोगे, अभी आपका दायित्व है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम, इसको हटाओ। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, चाल भी कंप्लीट। औसत चाल रहेगी ये, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, चली गई कुल दूरी को आपको करना क्या है? चली गई कुल दूरी, यानी चली गई टोटल डिस्टेंस, चली गई कुल दूरी में टोटल टाइम का भाग लगा दो, आपको मिल जाएगा औसत चाल, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? एवरेज स्पीड मिल जाएगी। आगे क्या है दोस्तों? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेग क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन, क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। मैंने पहले समझा दिया है वेग, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया आपको। ठीक है, ठीक है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को
या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और ये हमेशा कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, ये पार्ट आपका पूरा हुआ, एक पार्ट और है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।